हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा यूपीएससी अरीना चैनल पे। आज हम लोग 9 फरवरी का न्यूज़पेपर आर्टिकल एनालाइज करेंगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारे अपकमिंग यूपीएससी 2025 प्री एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला आर्टिकल हिंदू से है कि 500 करोड़ फंड गिव्स ऑटोनॉमी फॉर नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट। तो नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट, ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यूपीएससी लास्ट टू लास्ट ईयर हर साल एक दो साल में गवर्नमेंट स्कीम या फिर कोई प्रोजेक्ट हो गवर्नमेंट का या फिर कोई मिशन हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक, पूछता क्या है कि कौन सा स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, कौन सा प्रोजेक्ट किस डिपार्टमेंट ने चलाया है, क्या स्कीम है, क्या एम है, क्या टारगेट है, या फिर कौन कौन से लोग इसके बेनिफिशियरी है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक, जैसा कि अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, ये पीवाईक्यू है 2016 का। इसमें इसने पूछा है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में। ठीक, उसी को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल हमने सेलेक्ट किया है। ठीक, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट है क्या। ये 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के अंदर स्टेबल किया गया था। ठीक, सबसे पहले ये चीज़ एक इन्फॉर्मेशन होगी कि नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट जो ये 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर स्टेबल किया गया था। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये इसका एम क्या है, टारगेट क्या है, या फिर ये मिशन जो है वो क्यों लॉन्च किया गया था। मेन मिशन इसका ये है टू अनअर्थ एंड प्रिजर्व द वास्ट मैन्युस्क्रिप्ट वेल्थ ऑफ इंडिया। मतलब ये कि जो इंडिया का मैन्युस्क्रिप्ट है उसको प्रिजर्व किया जाए और कैसे फिर से अनर्थ किया जाए। अनर्थ मतलब खत्म नहीं, उसको कैसे फिर से डिस्कवर किया जाए या फिर खोजा जाए, जो भी समझिए आप। ये तो नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम फुल्ली गवर्नमेंट सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर पूरा होली स्पॉन्सर, मतलब फंडिंग भी वही करता है और पूरा इम्प्लीमेंटेशन का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक, नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये 2003 से लेके अब तक ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट के अंडर आता था, कि लास्ट ईयर इसको साहित्य एकेडमी में ट्रांसफ़र कर दिए फंडिंग के लिए। ठीक है, अब ये जो फंडिंग दी गई है 500 करोड़ की, ये कब तक के लिए है? तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से फाइनेंशियल ईयर 2031, मतलब 6 ईयर के लिए ये फंडिंग दी गई है। ठीक है, ऐसा ही सेम एक सिमिलर मिशन हमारे बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, जो कि ये था ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन का भी काम सेम है, वो भी 1 करोड़ से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करेगा। ठीक, तो ये आर्टिकल, पहला आर्टिकल था हिंदू से। ठीक है, अब दूसरा आर्टिकल अपन देखते हैं, पोर्ट ऑफ कंटेंशन। ये भी हिंदू से ही है, ये चाहबार पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक, तो चाहबार पोर्ट का सवाल ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से 2019 में या 18 में एक बार फिर से पूछा जा चुका, लास्ट टू लास्ट ईयर। उसमें ये पूछा था कि क्या इंपॉर्टेंस है चाहबार की डेवलपमेंट की। ठीक, तो अपन देख लेते हैं कि चाहबार पोर्ट की लोकेशन कहाँ है और कौन कौन क्या कैसे कैसे क्या इसमें है। तो चाहबार पोर्ट जो है वो इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के ट्राईलेटरल एग्रीमेंट के बीच एग्रीमेंट से बन रहा है। ठीक, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान तीनों के हैं, और लोकेशन कहाँ है इसका? गल्फ ऑफ ओमान में। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है, और ये एक वार्म वाटर पोर्ट है। ठीक है,
बस अपने को इतना ही जानना है इस आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लास्ट टू जो 19 में क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें ऑलरेडी पूछ चुका कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस अगर जानना होगा तो हम एक बार इसमें भी देख लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये सीधे बाईपास कर देगा अपने को पाकिस्तान लैंड रूट और कराची पोर्ट को बाईपास करते हुए सीधे ये अफगानिस्तान से होते हुए सीधे सेंट्रल एशिया से होते हुए निकल जाएगा वहाँ यूरोप की साइड। जो INSTC वाला पार्ट है उसको भी लिंक करते हुए अपन आगे निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरा एक चीज़ ये जाननी है इसमें कि जो चाहबार पोर्ट है वो शहीद बहिश्ती टर्मिनल, इसका एक पोर्ट है, पार्ट है, ठीक है। वो ईरान में पड़ता है। तो गुड्स का मूवमेंट कैसे होगा? सबसे पहले चाबहार से गुड्स रेलवे के थ्रू जरांज, यहाँ रेलवे रूट से, फिर जरांज से देलाराम, देलाराम अफगानिस्तान में है, वो हाईवे के थ्रू, ठीक है। तो चाबहार से जरांज रेलवे रूट और जरान से फिर देलाराम हाईवे रूट से। इस रूट को इंडिया और ईरान और अफगानिस्तान और इंडिया तीनों के हेल्प से ये डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कभी अगर फ्यूचर में बना तो, कि जैसे पोर्ट की लोकेशन रिस्पेक्ट में, तो ईरान में कौन कौन से पोर्ट हैं अगर ध्यान से अगर देखें तो बहीसिर पोर्ट सबसे नॉर्थ में, उससे नीचे चलेंगे तो बंदर कासगान, फिर उससे भी नीचे चलेंगे तो बंदर एलेंथ, और चौथे नंबर पे अपना बंदर अब्बास है जो ईरान वाला है। उसके बाद फिर जास्क, फिर चाबहार, और लास्ट में अगर देखें ग्वादर जो पाकिस्तान में चाइना का है। तो सीक्वेंस वाइज अगर कभी मैपिंग में अगर आए तो बहेसर, बंदर कंगान और बंदर लेंगन लेंगे जो भी है, बंदर अब्बास, जास्क और चाबहार और ग्वादर, ठीक। ये अपना दूसरा आर्टिकल था हिंदू से ही। तीसरा आर्टिकल है ये सेंटर होल्ड कंसल्टेशन विथ स्टेट ऑन सेटिंग ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, बायो मैन्युफैक्चरिंग। ये आर्टिकल अपने साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से लिंक है, ठीक। वो इसलिए कि बायो मैन्युफैक्चरिंग से सिमिलर मिलता जुलता टर्म यूपीएससी पहले भी पूछ चुका, जैसे ये शायद 2017 का क्वेश्चन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और ये 2023 का है शायद बायोफिल्म। ऐसे क्वेश्चन वो जनरली पूछता रहता है। इस वाले आर्टिकल में अपने को कुछ नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि बायो मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। यहाँ मैंने लिख दिया, अब देख लेना। होता ये है कि बायो मैन्युफैक्चरिंग एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर है। क्या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर? किसका? जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट होते हैं, जैसे बायो बेस्ड केमिकल हो गया, बायो पॉलीमर हो गया, एंजाइम हो गया, स्मार्ट प्रोटीन हो गया, या फिर बायोथेरेपेटिक्स हो गया, फंक्शनल फूड हो गया, और क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर वाले जो टूल्स होते हैं वो भी। तो अगर क्वेश्चन में अपने को ये मिल जाए कि बायो बेस्ड केमिकल, बायोपॉलीमर, एंजाइम, स्मार्ट प्रोटीन और फंक्शनल फूड, ये सब बायो मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट हैं कि नहीं? तो ऑब्वियसली यस। बायो मैन्युफैक्चरिंग के कौन कौन से पार्ट हैं? बायो बेस्ड केमिकल, बायोपॉलीमर, एंजाइम, स्मार्ट प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स और फंक्शनल फूड। ये क्वेश्चन PYQ से रिलेटेड है, ये दोनों इसी के बेस में ये आर्टिकल सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक। फिर चौथा आर्टिकल अपना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये पिछले 3 साल से न्यूज में, जब से रसिया यूक्रेन वार शुरू हुआ, फिर इजराइल और पैलेस्टाइन वार, कब से ये न्यूज़ में है। तो ऐसे आर्टिकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले रिलेटेड जितने आर्टिकल हैं, और उस बेस पे PYQ हर दूसरे तीसरे साल यूपीएससी पूछता रहता है। जैसे 2019 में ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन वाला पूछा था। उसके पहले 2020 में G20 के मेंबर से रिलेटेड पूछा था, कौन कौन से मेंबर हैं नहीं है। उसके पहले अगर अपन चलेंगे 2017 में
कौन कौन से ग्रुप में इंडिया मेंबर है नहीं है, ठीक। जैसे ये भी है 2016 या 17 का, ये भी है कि G20 फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, कौन कौन से ग्रुप हैं जो इसके अंदर आते हैं, या फिर ये किसका इनिशिएटिव है। ऐसे ही इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल हमने सेलेक्ट किया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता क्या है, ये यूएन की बॉडी है नहीं है, ये सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो 2002 में स्टेबल किया गया था हेग में, नीदरलैंड में। क्योंकि जितने भी कोर्ट होते हैं, चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, चाहे आईसीजे हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ परमानेंट आर्बिट्रेशन जिसको बोलते हैं, वो भी हेग, तीनों जितने भी कोर्ट होते हैं इंटरनेशनल, वो सब हेग में ही है, ठीक। इनका काम क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना और पॉसिबली प्रोसिक्यूट करना किसको, जो वर्स्ट क्राइम कंडीशन में होते हैं, जैसे जेनोसाइड हो गया, वार क्राइम हो गया, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो क्राइम हो गया, या क्राइम ऑफ एग्रेशन, ठीक। तो 4 कंडीशन होती हैं इनकी जिसको ये कवर करते हैं, जेनोसाइड, वार क्राइम और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो क्राइम है, क्राइम ऑफ एग्रेशन, ठीक। और आईसीसी में ध्यान रखने वाली ये बात है कि इसके पास पावर नहीं होती है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने और उसको प्रोसिक्यूट करने की, ठीक। और ये कम्प्लीटली डिपेंड होता है कि उसका जो मेंबर है आईसीसी का वो करे, ठीक है। यूएसए इसका मेंबर नहीं है, ठीक। ध्यान रखने वाली बात यही है, इसीलिए न्यूज़ में ये इसलिए है कि ट्रंप ने आईसीसी के अगेंस्ट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है, क्योंकि इजराइल को फेवर ये करते हुए इजराइल के अगेंस्ट में साउथ अफ्रीका आईसीसी में गया है वार क्राइम्स के अगेंस्ट, उसको फेवर करने, इजराइल को फेवर करने ट्रंप ने इसके अगेंस्ट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया हुआ, ठीक। और यूएस का एक यूएस हेग इन्वेजन एक्ट है 2002 का, उसमें यही बोला गया है कि अगर आईसीसी किसी पर्सन को वो अरेस्ट करता है, ये वहाँ की आर्मी और वहाँ की पुलिस को पावर है यूएस के कि उसको इन्वेड भी कर सके हेग में अपने पर्सनल के रेस्क्यू के लिए, ठीक है। अब जुडिक्शन क्या होता है आईसीसी का, क्या मतलब क्या क्या है, इसमें ध्यान देने वाली एक चीज़ और है कि आईसीसी जो है वो रोम स्टेट्यूट से 2002 में स्टेबल किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली, तो रोम स्टेट्यूट, ठीक। यूएन को अपना कुछ केस रेफर कर सकता है, ठीक। दूसरा चीज़ ये है कि अपन आईसीजे और आईसीसी को कंपेयर करें, तो आईसीजे जो वो जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का, और ये इसमें 15 जज होते हैं 9 ईयर के लिए, और यूएनजीए से और जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल से ये सिलेक्ट होते हैं। इनका जो मेंबर होगा वो सिर्फ और सिर्फ यूएन के मेंबर होंगे, ये इनके पास सुबह मोटो की पावर नहीं होती। आईसीजे की बात हो रही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूएन का है, ठीक। और आईसीजे जो है वो एनजीओ, इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट कॉरपोरेशन के रिस्पेक्ट में वो नहीं होता, ठीक। इसकी जो जजमेंट होती है वो बाइंडिंग नहीं होती एनजीओ पे, लेकिन अगर जजमेंट कंट्री के अगेंस्ट है तो वो बाइंडिंग होंगी और उसकी अपील की जा सकती है, ठीक। तो एक चीज़ और, आईसीजे और आईसीसी में डिफरेंस, आईसीजे ये यूएन चार्टर के अंडर 1955 में स्टेबल किया गया, ये यूएन का मेंबर है, हो सकता है तभी इसमें आईसीजे में होंगे, और इसका जुरिडिक्शन यूएन स्टेट में हो सकती है, ये फंडिंग उसमें इसका इंडिया मेंबर है। दूसरा, आईसीसी जो वो 2002 में रोम स्टेट्यूट से स्टेबल किया गया था, और जो रोम स्टेट्यूट को साइन करेगा वही इसका मेंबर है, मतलब सारे यूएन के मेंबर इसके मेंबर नहीं होते, ठीक। और इसका एम क्या है, ये इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट करेगा जो वार क्राइम में होंगे, जेनोसाइड में होंगे, ऊपर जो 4 कंडीशन पड़ी उसमें, ठीक। ये फुल्ली फंडेड होता है जो उसके मेंबर होते हैं उससे, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसके पास ना अरेस्ट करने की पावर होती है, ना ही प्रोसिक्यूट करने की, ऊपर अपन देखें अपन इसमें, ठीक। ये था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी पिछले 3 साल से न्यूज में है, जब से रसिया यूक्रेन वार शुरू हुआ उसके बाद फिर इजराइल और फलस्तीन का वार शुरू, तब से ये न्यूज में है।
लेकिन सवाल अभी तक पूछा नहीं है, हो सकता है कि अगली बार इससे सवाल आए। ठीक, लास्ट आर्टिकल अपन का है WTO से रिलेटेड। ठीक, अब ये जो आर्टिकल हमने रखा है ये अपने पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी वाले सेक्शन में, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी वाले सेक्शन में ऑलरेडी WTO से सवाल पूछा जा चुका है। जैसे ये सवाल जो था मेंस का 23 का, ये सवाल 2023 का है कि व्हाट आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइडेड टू फार्म सेक्टर इन इंडिया, डिस्कस द इशू रेज द WTO इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर सब्सिडी। तो क्या क्या इशू है WTO के में एग्रीकल्चर सब्सिडी रिलेटेड, ये सवाल लास्ट ईयर पूछा गया है 15 नंबर में। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल हमने सेलेक्ट किया है। ठीक, सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि WTO है क्या। तो वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होते ही एक ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए था जिससे जो वर्ल्ड है पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार वर्ल्ड है उनका आपस में ट्रेड हो सके और वो ट्रेड फेयर हो और कोई भी टैरिफ बैरियर ना हो। ठीक, उसके लिए ये गेट का सिस्टम बनाया गया जिसको GATT जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड बोलते हैं, गेट। यही गेट जो 1948 में बनाया गया था, ये बाद में चल के 1986 से 1903 तक जो उरुग्वे राउंड की टॉक हुई उसमें फाइनली मरकेस एग्रीमेंट से ये WTO में कन्वर्ट हो गया 1995। ठीक, तो गेट जो था वो अपन पोस्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फ्री ट्रेड के लिए, टैरिफ बैरियर ना हो उसके लिए, फेयर ट्रेड हो, ट्रेड डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए लाया गया था, जो कि बाद में 1995 में मरकेस एग्रीमेंट से WTO में स्टेबल हो गया। ठीक, तो WTO जो है वो UN बॉडी नहीं है। ठीक, UN की बॉडी नहीं, ये सेपरेट बॉडी है आउटसाइड द UN। ठीक, और इसके जो मेंबर होते हैं वो नॉन सोवरेन मेंबर भी हो सकते हैं, जैसे ताइवान और हांगकांग, ये दोनों इसके मेंबर है जो कि सोवरेन नहीं है। चाइना का डिस्प्यूट इन दोनों से, स्पेशली ताइवान से, फिर भी ये WTO के मेंबर है। दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली है कि जो WTO वो UN बॉडी के अंदर नहीं आता, नॉन UN बॉडी है ये WTO, और इसके जो मेंबर होंगे वो सोवरेन मेंबर नहीं भी हो सकते और नॉन सोवरेन मेंबर हो सकते हैं। जैसे अगर कोई नॉन सोवरेन मेंबर जैसे ताइवान और हांगकांग ये दोनों मेंबर हैं, जबकि ईरान बड़ी इकोनॉमी है वो WTO के बाहर है अभी भी। तो नॉन सोवरेन मेंबर कैन बी ए मेंबर और सोवरेन मेंबर कैन नॉट बी ए मेंबर। एग्जाम्पल में ईरान है और नॉन सोवरेन में ताइवान है। ठीक, अब इसके 4 एग्रीमेंट होते हैं। ठीक, 4 ट्रीटियां हैं इसमें। जैसे गुड्स के लिए अपन सबसे पहले देखें गेट है। ठीक, ये गुड्स के लिए, सर्विस के लिए गेट्स है। ठीक, और IPR के लिए ट्रिप्स है। ठीक, WTO में। और एक है अपना ट्रिम्स। ठीक, WTO एग्रीमेंट इधर अपने अटैच कर दिए हैं। गुड्स के लिए गेट है, सर्विस के लिए गेट्स है और IPR के लिए ट्रिप्स है। ठीक, और ठीक ट्रिम्स एक ये भी है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ठीक, ये है कि जो इन्वेस्टमेंट मेजर होगा फॉरेन पे वो होगा और ओनली फॉर गुड्स। ठीक,
बाकी सारी चीज़ें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपन दूसरे दिन देखेंगे। या फिर ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो एक इसकी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी होती है जिसमें 7 मेंबर होते हैं। उसमें उसका कोरम जो होता है वो 3 मेंबर होता है, जबकि 2019 से जब से ट्रम्प साहब थे उधर, तब से उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर है। बाकी मिनिमम जो 2 और चाहिए वो ट्रम्प अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो अपना जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी वो डिसफंक्शन हो रखा है, ताकि कोई डिस्प्यूट जो राइज हो वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। ठीक, कुछ पीवाईक्यू इसके बेस पे हैं, जैसे ये अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वाले सेक्शन से आता है डब्ल्यूटीओ में। ठीक, और ये भी डब्ल्यू ट्रिम्स का जो अपने बताया वो भी इससे रिलेटेड। और जो इंडिया में जीआई टैग होता है वो ट्रिम्स के अंडर आता है, वो भी डब्ल्यूटीओ का ही पार्ट है। ठीक, और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो भी ट्रिप्स के अंडर आता है। और बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज 2003 ये सब सवाल पूछे गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक, ये जो अपना आर्टिकल है ये पाइनियर से लिया गया है। इसमें मेन जो कंसर्न दिया गया कि डब्ल्यूटीओ का जो रेलेवेंस है वो डाउन हो रहा है। मतलब मल्टीलेटरिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे डिग्रेड होके दुनिया प्रोटेक्शनिज्म और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जा रही है। ठीक, तो उसको अपन कवर करेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें है क्या कि जैसे एक आर्टिकल इन्होंने दे रखा है, पहला सबसे इसमें हाईलाइट किया हुआ है कि डब्ल्यूटीओ बनाया गया था किसके लिए। ठीक, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। ठीक, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका जो फिलहाल में डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी वो डिसफंक्शनल हो रखा है। ठीक, जिस चीज़ के लिए बनाया गया था उसी में वो डिसफंक्शन हो रखा, तो एक इसकी रेलेवेंसी यहाँ से डाउन हो रही है। दूसरा इन्होंने क्या बताया है कि ये जो डब्ल्यूटीओ है ये बनाया गया था कि टैरिफ को डिक्लाइन करके, मतलब जितने भी मिनिमम ट्रेड बैरियर हो, टैरिफ कम से कम हो। लेकिन आज के ज़माने में अगर देखा जाए क्या हो रखा है कि यूएस चाइना ट्रेड वार में टैरिफ दोनों साइड से बढ़ाया जा रहा है। अभी रिसेंट टाइम में भी परसों, मतलब 5 फरवरी का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है कि यूएस 10% एक्स्ट्रा टैरिफ ऐड करेगा चाइना के आइटम पे। उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने भी 25% टैरिफ इंक्रीज किया यूएस के आइटम पे। ठीक, तो जो इसका काम था डब्ल्यूटीओ का वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। ठीक, तीसरा क्या है कि डब्ल्यूटीओ मीडिएशन का काम करेगा ट्रेड फैसिलिटेशन में। ठीक, लेकिन इफेक्टिव सोल्यूशन प्रोवाइड, लेकिन हो क्या रहा है कि कंट्री आपस में ही बाइलेटरल एग्रीमेंट, रीजनल एग्रीमेंट करके इसको इग्नोर कर रहे हैं। जैसे अगर रिसेंट टाइम में देखा जाए तो आरसीईपी और कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनर ऑफ, वो कौन सा एग्रीमेंट था मुझे याद नहीं आ रहा अभी, टीपीसी इसमें मेंशन किया हुआ है वो। तो बाइलेटरल, रीजनल और एग्रीमेंट इंक्रीज हो रहे हैं, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट जो थे वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक, इससे हो क्या रहा है कि कंट्री का ट्रस्ट जो है वो डब्ल्यूटीओ से हट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तीसरा एक काम, इनका जो क्रेडिबिलिटी है वो डिक्लाइन इसलिए हो रही है कि आईपीआर जो पॉलिसी है, ये डब्ल्यूटीओ आईपीआर पॉलिसी में वेल्दी नेशन जितने भी हैं, यूएस, वेस्ट वाले, यूके, इनको फेवर करता है। जैसे कि हमने कोविड के टाइम में देखा था, कोविड में हुआ क्या कि जितने भी वेस्ट वाले कंट्री हैं उनकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो अपने आईपीआर ट्रेड राइट को डाउन नहीं कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए।
एक इशू ये भी है, ठीक, ये उसको फेवर करता है। ठीक, लास्ट इशू ये है कि जो एग्रीकल्चर सब्सिडी होती है, मेन इशू यही, इसमें भी इंडिया का डिस्प्यूट है अमेरिका के साथ। तो जो एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जाती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे, उसका जो डेट है 1986 है। मतलब ये कि 1986 से 88 जो इनका बेस ईयर है, उसके बेस पे जितना एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होगा उसका 5% तक का सब्सिडी डेवलप कंट्री देगा और 10% डेवलपिंग कंट्री। ठीक, ये फूड सब्सिडी एग्रीकल्चर सब्सिडी में आता है। ये जो डेट है 86 का, ये बहुत पुराना है और इसी के बेस पे डिस्प्यूट अभी भी है कि उस समय लैंड होल्डिंग क्या थी, क्या प्रोडक्शन होता था। अभी भी इंडिया अगर उस बेस पे भी देखें, 10% इंडिया का जो प्रोडक्शन सब्सिडी है वो बहुत कम है 5% यूएस के प्रोडक्शन सब्सिडी से। ये एक मेन डिस्प्यूट है। इसी के बेस पे ये 2013 वाला जो क्वेश्चन मेंस का था, ये भी आया था, एमएसपी से भी लिंक है ये। तो आज का आर्टिकल यहीं तक था। आज थोड़ी तबीयत भी हमारी ख़राब है। बाकी इसमें एक आर्टिकल और आ जाए हुए हैं, वो फ्रीबी वाला है। दिल्ली इलेक्शन अभी ख़त्म हुआ, केजरीवाल जी हारे हैं, उस पर ये फ्रीबी वाला आर्टिकल और फ्रीबी वर्सेज वेलफेयर स्टेट या वेलफेयर पॉलिसी, वेलफेयर स्कीम, ये वाला आर्टिकल अपन कल कवर करेंगे। और आपका कोई अगर सजेशन हो, फीडबैक हो, जैसे वीडियो में कोई इशू हो, कुछ लोग बता रहे हैं कि पीडीएफ के रिगार्डिंग, पीडीएफ अपन टेलीग्राम पे यूपीएससी अरीना के नाम से चैनल है, उस पर डाल देंगे हम आपको। एक हिंदी में भी पीडीएफ पड़ जाएगी इसकी और एक इंग्लिश में भी। आज नहीं, कल से ये कार्यक्रम अपन शुरू कर लेंगे। यूपीएससी अरीना चैनल अपना टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन करिए। धन्यवाद।